सो प्रीवियस लेक्चर जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, थर्ड लेक्चर, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल्स की बात की थी। हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल्स की बात की थी। फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसका हमने डिटेल डिस्कशन किया था। और उसके 3 केसेस थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के 3 केसेस थे, थ्रोइंग स्ट्रेट, थ्रोइंग अप, थ्रोइंग डाउन। तो उस वो तीनों केसेस को ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। सो आज हमें प्रोजेक्टाइल का स्पेशल पॉइंट डिस्कस करना है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का वो स्पेशल पार्ट है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इट इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, अब एक चीज समझेंगे यार, ये जो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन है, ये थोड़ा सा रेयर पार्ट है। रेयर पार्ट कहने का पर्पस क्या है समझे। सपोज एक टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्टाइल से ही है पूरा टेस्ट पेपर, लेट्स से प्रोजेक्टाइल से है, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल में मैंने बताया कि कितने लेक्चर्स हैं, 5 लेक्चर्स हैं। डन। आप बात समझिएगा मेरी, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। प्रोजेक्टाइल में आपके 5 लेक्चर्स हैं। आपको क्या लगता है फर्स्ट 3 लेक्चर से कितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, एकदम ऑथेंटिक, आपको क्या लगता है? 15। 15 क्वेश्चन, ठीक है। और यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। ये जो मैंने 3 पढ़ा है, दे आर द बेस फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बेस है फर्स्ट 3 लेक्चर्स। सो इन अ पेपर ऑफ 25 question, usually 20 question on from first 3 lectures, and from these 2 lectures only 5 questions. प्रैक्टिस शीट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलमोस्ट मतलब 80 क्वेश्चंस तक आप पहुंच गए होंगे, और अभी लेक्चर 4 एंड 5 से कोई क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं होगा उसमें ज़्यादा। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि वेटेज ऑफ लेक्चर 1 to 3 वाज मोर एज कंपेयर टू 4 एंड 5। ये पॉइंट समझ आया सबको? अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि एज पर द टफनेस लेवल 4 एंड 5 आर टफ। क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताइए, सपोज एक टेस्ट पेपर है, सपोज एक टेस्ट पेपर है, इट कैन बी ऑफ जेई और नीट, कोई सा भी टेस्ट पेपर है, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेट से प्रोजेक्टाइल से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये 2 क्वेश्चन किस लेक्चर को बिलोंग करेंगे? देयर इज अ क्लियर कट पॉसिबिलिटी कि 2 में से एक क्वेश्चन इन दोनों लेक्चर में से होगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक फाइनल गोल के बारे में बात करते हैं, तो लेक्चर 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है और टफ भी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा टफ होता है सॉल्विंग के मामले में, काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, बट ये याद रखना कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ऑफकोर्स इनका भी वेटेज है 50%, बट इनका वेटेज 50% है। सो यूजुअली टेस्ट पेपर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस देने होते हैं, बट जब हम फाइनल एग्जाम्स की बात करते हैं और हमें 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से पिक करने हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि लास्ट के लेक्चर में से ज़्यादा होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है, हम देखेंगे। देखो अभी तक क्या था कि अभी तक सिंपल था, लेट्स से ये सिनेरियो था और इसे हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया। डन। ये सिचुएशन है, हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। अब पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टाइल तो ये यही रहेगा, बट ये किसी एक इनक्लाइंड प्लेन पे थ्रो किया हुआ है। मतलब लेट्स से देयर इज अ प्लेन, देयर इज अ प्लेन, तो ये प्लेन के ऊपर थ्रो किया हुआ है प्रोजेक्टाइल। तो आप समझिए कि ये वाला पार्ट आपको दिखने ही नहीं वाला। समझ आया क्या आप लोग को कि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर एक प्लेन कंसिडर कर लिया हुआ है,
तो रियल में प्रोजेक्टाइल सिर्फ यहीं तक होने वाला है, बाद का पार्ट तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर मैं कुछ वैल्यूज दे दूं, लेट से ये जो प्लेन का एंगल है इसको नेम दे दूं मैं कुछ अल्फा, तो ये जो प्लेन है हमारा किस एंगल पे इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल पे। अच्छा, दूसरा, ये जो स्पीड हम थ्रो कर रहे हैं, ये जो वेलोसिटी u से हम थ्रो करने वाले हैं, उसका एंगल हम क्या एज्यूम किया करते हैं, थीटा। सो ये चीज यहाँ से हम एज्यूम करते हैं थीटा। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल को देखने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ओके, तो ये दो डिफरेंट केसेस की अगर हम बात करें, तो इन दोनों केसेस में एक पॉइंट होता है कि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन डिस्कस हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हो गया कि इसे हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टू का मतलब ये है कि ये हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पर रुक जाना है। समझ आया क्या सबको? एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है जिसे हमें इस लेट से पॉइंट ए से स्टार्ट करना है और कहाँ पर रुक जाना है, बी पॉइंट पे रुक जाना है। क्यों क्यों बी पॉइंट पे रुक जाना है? रीजन, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल जो है ये इंक्लाइन प्लेन पे जाके गिरने वाला है और बाकी पार्ट उसका हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, तो एक पॉइंट हुआ ये, डन। अच्छा, दूसरा पॉइंट हुआ विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन। विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो इस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर इस प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो क्या लगेगा। तो अगर यार मैं विद रेस्पेक्ट टू प्लेन देख रहा हूं तो मतलब ये हो गया हमारा क्या, प्लेन। ये हो गया हमारा प्लेन। तो यार अगर कोई प्लेन में उस पर्टिकुलर प्लेन में से देखेगा तो उसे तो ये छोटा सा प्रोजेक्टाइल ही दिखने वाला है ना। कोई डाउट किसी को? ये पार्ट समझ आया कि प्लेन में अगर विद रेस्पेक्ट टू प्लेन देखोगे तो आपको सिर्फ कितना एंगल दिखने वाला है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कितना, थीटा माइनस अल्फा। अल्फा। तो ये तो बेसिक प्रोजेक्टाइल हो गया ना यार, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक, बट एक प्रॉब्लम आ गई यार हमारे पास। क्या? अगर हमें विद रेस्पेक्ट टू प्लेन देखना है तो हमें ग्रेविटी का भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पर ग्रेविटी के बारे में सोचूं तो ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, क्या? हमें प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन किस तरफ चाहिए होता है, एग्जैक्ट डाउनवर्ड चाहिए होता है, याद है? हमें ये 90 डिग्री वाला चाहिए होता है। क्या यहाँ पर जी 90 डिग्री में है क्या? नहीं। नहीं। No, sir. तो इसका मतलब हमें क्या करने चाहिए, इसके दो Component. कंपोनेंट करने चाहिए। अब आपको मैं टेस्ट में भी और काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर इंक्लाइन प्लेन में ऐसे दो कंपोनेंट करते हैं तो थोड़ा सा मैं साइड में बनाता हूँ, मैं अभी यहाँ के लिए डायरेक्ट लिख दूंगा। क्या कि सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और मैं यहाँ पर ग्रेविटी दिखा रहा हूँ और जबकि मुझे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए ऐसा, ये तो थोड़ी सी मैथ लगाएंगे। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। समझ आया? सबको समझ आया कि ये एंगल अल्फा कैसे हो जाएगा? ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल अल्फा हो जाएगा।
और अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। यार स्टेप वाइज समझना है बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई सबको? सर वो अल्फा का पार्ट फिर से बताओ। ओके, अल्फा का पार्ट फिर से देख लेते हैं एक बार। देखें, यहाँ पर मैं ये मार्क करके, स्टार मार्क करके समझाने का ट्राई करता हूँ। कभी भी इंक्लाइन प्लेन में देखो आपको क्या करना है, एक चीज याद रख लेनी है जिसको मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ कि जब भी जी को डिनोट करना चाहते हैं हम, तो जी एग्जैक्ट वर्टिकल ऐसे होगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, इस एंगल को हम बोल रहे हैं कि यार ये एंगल अल्फा है और ये कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अब हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए यार। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये अल्फा रहा होगा ना, तभी तो ये 90 माइनस अल्फा आ रहा है। ये अल्फा रहा होगा तभी इसे ये वाला क्या आ रहा है, रिमेनिंग 90 माइनस अल्फा आ रहा है, क्योंकि टोटल कितना है, 90 है। समझ आया? यस सर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है। मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस शीट्स में भी ये चीज़ें बताई हैं। ये जो है फिक्स हो जाता है कि हमारा वर्टिकल में, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पर आएगा जी कॉस अल्फा। तो इसका मतलब हमारे जो फॉर्मूले होते थे प्रोजेक्टाइल के, याद है, उसमें नीचे क्या रहा करता था बेसिक प्रोजेक्टाइल में, जी। जी अब वो क्या बन जाएगा, जी कॉस अल्फा। डन। ओके, नंबर 2, एक और एक्सेलरेशन है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना। ये हॉरिजॉन्टल में एक एक्सेलरेशन है जो कि कितना है, जी साइन अल्फा। अच्छा बताओ, हमारी बेसिक प्रोजेक्टाइल में क्या हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन रहता था? नहीं नो नहीं। सर तो हॉरिजॉन्टल की जब हमें रेंज निकालनी थी तो हम सीधे निकाल दिया करते थे क्या, यू एक्स इंटू टी। अभी ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं। नो नहीं, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ आया? तो ये दो चीजें हैं जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं या फिर विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन देखते हैं। तो अब ये पूछो कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ एग्जाम में, तो मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला पार्ट। आप विद रिस्पेक्ट टू प्लेन सॉल्व किया करें, वो बेटर रहता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू लेट से मुझे ग्राउंड चाहिए, तो इसका मतलब मुझे टाइम निकालना होगा कि ए टू बी कितनी देर में पहुंचेगा। डन। तो आपको ये याद है ना कि प्रोजेक्टाइल में टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम टू रीच बी पॉइंट, याद है, टाइम टू रीच पॉइंट बी कैसे निकालते हैं, इधर एक्स को यूज करेंगे या फिर वाई को, किसे यूज करेंगे हम, वाई वाई से टाइम निकालेंगे। ये वो वाला टाइम नहीं है जो मतलब नॉर्मली ही हमें निकालना है। हमें अल्फा दिया है तो हम वाई और एक्स में रिलेशन लिख सकते हैं ना। हमें क्या एक्स से वाई गिवन है क्या डायरेक्टली, नो। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स और वाई डायरेक्टली गिवन है क्या, नो। बट क्या गिवन है, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई डायरेक्टली क्या गिवन है हमें इनका, ये एंगल। समझ आया क्या? सबको समझ आया? हमें एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है, देखो यार, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए व्हेन इट विल रीच एट दिस पॉइंट। समझ आया क्या? इसका ये y है और ये x है। हमें x एंड y दिया है क्या, नहीं दिया? हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है। पक्का समझ आया सबको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसे? ये फिगर बनाना चाह रहा हूँ मैं कि हमें x और y डायरेक्टली नहीं दिए, हमें क्या दिए, tan अल्फा दिए है। हमें दिए tan अल्फा। tan अल्फा कितना है,
y और x। डन। अच्छा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला देख लेते हैं। tan अल्फा हो जाएगा y और x। सो tan अल्फा हमें पता है इज इक्वल टू y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बताओ जल्दी। y की वैल्यू क्या होती है, y एक्सिस का मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। स्क्वायर ओके, नीचे ये कैसे निकालते हैं, x u cos cos थीटा थीटा इंटू इंटू टी। टी। कोई एक्सेलरेशन होता है क्या जब हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, नहीं, नो सर नहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अभी टी कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाएगा। अब tan अल्फा आप लोग सॉल्व कर दोगे, tan अल्फा कितना आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस माइनस हाफ हाफ टी। जी टी ओवर u cos थीटा। तो देखो ना, एक ही अननोन है, क्या अननोन है, टाइम। डन, फाइंड टाइम। क्लियर, सबको समझ आया ये। अच्छा, तो बेसिकली ये यूजफुल कब है, ये यूजफुल कब है, जब आपको अल्फा भी पता है और आपको थीटा भी पता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू यूज हो रही है ना। जब अल्फा और थीटा दोनों ही होगा तब क्या काम आएगा, ये वाला। अच्छा, सोचो मैं आपको दे दूं अल्फा 15 डिग्री है और थीटा दे दूं 60 डिग्री, कम बनेगा क्या, 15 डिग्री पता है क्या, नहीं पता, मतलब नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ट्राई करना है कि नॉन वैल्यूज हो तो बेटर रहेगा। सोचो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है या 45 डिग्री है, तो ये मेथड बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब इस मेथड पे आते हैं। इस मेथड में क्या आने वाला है, थीटा माइनस अल्फा। सोचो अगर थीटा मैंने 60 दिया है, अल्फा मैंने सॉरी थीटा मैंने 45 दिया है, अल्फा मैंने 30 दिया है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे कि क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। ये मेथड यूजफुल होगा क्या, नहीं नहीं होगा। तो भाई लॉजिक समझ आया कि कब कौन सा मेथड बेटर रहेगा। ऑल्दो एग्जाम में पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा कुछ नहीं देगा, एग्जाम में चांसेस होते हैं कि ऐसे एंगल देगा जो सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हो, बट आपको केयरफुल रहना है। इस केस में ये मेथड काम आएगा क्या, नहीं। अल्फा और थीटा सेपरेट पता है बट अल्फा माइनस थीटा नहीं पता हमें अच्छे से, और पता है बट टफ है वो, तो इसलिए ये मेथड काम नहीं आएगा। ये फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखें इसमें कोई डाउट है अभी किसी को कि हमें कैसे tan थीटा निकालना है और टाइम निकाल लेना है। अच्छा, टाइम आ गया तो अब हमें चाहिए क्या, रेंज। रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन बताएं, बहुत ही सिंपल दिख रहा है यार। रेंज कैसे निकाल लेंगे, एक्स और वाई के पाइथागोरस से निकल आएगी ना रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यस तो रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगी बहुत ही स्ट्रेट, ये हो जाएगी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स और वाई पता है ना कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। समझ आया, कोई डाउट किसी को इसमें, ओके गुड। तो इस तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं और चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, विद रेस्पेक्ट टू प्लेन के बारे में। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू प्लेन के बारे में बात करें तो ये तो बेसिक हो गया क्या, जैसे हम अभी सॉल्व करते थे, टाइम पीरियड निकालते थे। बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या होता था, टाइम पीरियड 2 u साइन थीटा माइनस थीटा बाय जी। जी। क्लियर, ये था प्रीवियस, ठीक है।
तो ये अगर प्रीवियस वाला था तो बताओ अभी करंट वाले में क्या बदलने वाला है? थीटा की जगह क्या है थीटा हमारा? माइनस थीटा अल्फा माइनस अल्फा और जी की जगह क्या है? जी कॉस थीटा cos कॉस थीटा अल्फा। समझ आया? तो इस तरीके से हम इसे बदल देंगे। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं चाहता हूँ टाइम पीरियड का आप लोग डायरेक्ट वो करेंगे। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा होता था, यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा बचेगा, अपॉन g होता था, यहाँ पर g कॉस अल्फा आएगा। तो अभी देख रहे हो कि ये मेथड इजी क्यों होता है, क्यों हम इस मेथड को फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें कुछ इक्वेशन नहीं बनानी, हमारे पास टाइम पीरियड का डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझ आया क्या? क्लियर? अच्छा, अब रेंज बताओ, रेंज कैसे लिख सकते हैं? रेंज से पहले मैक्सिमम हाइट का बताओ। फॉर्मूला क्या होता था? यू स्क्वायर u साइन sin स्क्वायर square theta by 2g 2g। क्लियर? अभी क्या होगा, समझ गए होगे? यू स्क्वायर u साइन square स्क्वायर sin थीटा माइनस अल्फा theta minus alpha g अपॉन cos theta 2g 2g cos 2g cos कॉस अल्फा। ठीक है, तो मुझे लगता है एच भी आपको समझ आ गया। एक और वर्ड वर्ड पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग वर्ड्स मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर कभी ये लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम inclined plane means h। अगर कभी आपसे ये पूछे what is its distance from the inclined plane, मतलब आपसे क्या पूछा है उसने? h पूछा है। लेकिन अगर आपसे पूछे distance on the inclined plane r या, तो इसका मतलब क्या पूछा है? r पूछा है। ये कंफ्यूज मत होना इन दो वर्ड्स को लेके। फील आ रहा है ना, जस्ट इंग्लिश के वर्ड्स हैं दो। एक का मीनिंग है फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, मतलब सेपरेशन है, इंक्लाइन प्लेन से कितना दूर है, मतलब दैट इज उसका हाइट कितना है। डिस्टेंस ऑन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है ये हमारा आर है। चले, तो अब आर का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। बताओ आर का फॉर्मूला याद दिलाएं, क्या था आर का फॉर्मूला? 2u square sin theta cos theta by g स्क्वायर साइन थीटा, या वो साइन 2 थीटा वाला लिख देते हैं, बेटर रहेगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा theta by बाई g जी। g तो यहाँ 2 थीटा को मैं लिख लेता हूँ थीटा माइनस अल्फा, और जी को लिख लेते हैं जी कॉस अल्फा। डन। तो ये रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास, और ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो जो बेसिक प्रोजेक्टाइल थी उसमें हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या है? acceleration एक्सेलरेशन है। जी साइन इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा कि बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब आर हमें कैसे फाइंड करना चाहिए था? आर इज इक्वल टू हमें सॉल्व करना चाहिए था प्रॉपर, क्या? यू एक्स इंटू टी, देखो अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन? pose अपोज करने वाला है हमारे u का, सो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस ले यूज कर रहा हूँ, माइनस ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। समझ आया? तो रेंज का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा कैसे निकालना है? इस इक्वेशन से आपको निकालना पड़ेगा।
तो मैं लिख देता हूँ, आपको कभी रेंज का ऐसा फार्मूला मत याद करो, ये हो जाएगा u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू टी। अब टी समझ रहे हो, टी क्या है? टी ये है, समझ आया? अब मैं पूरा ये टी नहीं लिखूंगा, अदरवाइज बहुत बड़ा दिखेगा फॉर्मूला। मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटू टी। डन, कैपिटल टी है ये, माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन का, जी G कॉस cos theta alpha. अल्फा, सो जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो अभी सबको याद रखना है कि रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज बस सर जी साइन अल्फा ना? या जी साइन अल्फा, या सॉरी, जी साइन अल्फा इज देयर। ओके, तो अभी क्लियर है यार सबको? समझ आया कि क्या करना है? टाइम पीरियड और एच मैक्स में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन से ही सॉल्व किए जाते थे, तो वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सिर्फ हमें रेंज के फॉर्मूले में थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं, क्योंकि रेंज में वहां पर एक्सेलरेशन आ गया। या एनी डाउट पूछे? सर सम सॉल्व करते हुए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए हमें? यार अभी तो स्टार्टिंग में बोला कि डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। अल्फा थीटा अगर आपको मैंने एग्जांपल एक दिया ना अभी, कि सोचो थीटा माइनस अल्फा 15 डिग्री आ गया, तो ये काम आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू टफ हो जाएगी आपके लिए। सो थीटा माइनस अल्फा अगर वेल नोन है, ऐसा 30 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, तो फिर ये ले सकते हैं। डन। यस सर, यस सर, यस। अदरवाइज आई प्रेफर दिस ओनली बिकॉज ये बिल्कुल प्रीवियस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है और सिर्फ रेंज का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। सबको पॉइंट समझ आया? मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ स्टार्टिंग से, दोनों चीजें देखिए, कुछ भी डाउट आता है तो बताइए। सबसे पहले दोनों को समझने का ट्राई कीजिए कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन में क्या फर्क पड़ा। ओके, सो यहाँ पे फिर एच मैक्स है और दोनों पैटर्न को मैंने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इन केस अगर आपको इसका सॉल्व वैल्यू चाहिए, ऑल्दो आई डोंट प्रेफर कि आप पूरा याद कर लो रेंज का फॉर्मूला, बट मैं आपको सॉल्व फॉर्मेट में बता देता हूँ कि फाइनली रेंज का फॉर्मूला क्या आता है एग्जैक्टली। ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है कि आप पूरा याद करो, आप सिर्फ इस तरीके से टी के फॉर्मेट में याद कर लो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली रेंज पूछा हुआ है और सिर्फ आपको रेंज बताना है, तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर इनटू में साइन 2 थीटा, देखिए साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, ये हो गया साइन माइनस साइन अल्फा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है। तो अगर आप लोग को चाहिए याद कर सकते हैं तो कर ले, बट मैं प्रेफर करूंगा कि याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा भूल जाने वाला है। आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाके ये याद रहेगा। तो बेटर है कि आप मेथड पे देखो जिसमें ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बट आंसर इसमें से आ जाएगा। चलिए
तो रेंज की हमने बात कर ली थी, बट आपको याद हो कि प्रोजेक्टाइल में हमने स्पेशल पॉइंट भी देखा था, मैक्सिमम रेंज, याद होगा आपको। मैक्सिमम रेंज के बारे में हमने चेक किया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज, बताएं मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए था? थीटा कितना होता था? 45 होता था 45. या। बट यहाँ पर अब हमारे पास, बिकॉज अल्फा के प्लेन पे हम उसे थ्रो करने वाले हैं, सो कुछ ये रिलेशन आता है कि फॉर मैक्स एंगल थीटा शुड बी 45 डिग्री प्लस वो जो प्लेन का एंगल था अल्फा बाई 2। याद रहेगा सबको? इन इंक्लाइंड प्लेन एट विच एंगल आर विल बी मैक्सिमम। डन। एंड what is the value of that max r? so r maximum की वैल्यू अगर हम सॉल्व कर दें यहाँ पर साइन थीटा वाले पार्ट में, सॉल्व हो के वैल्यू बचती है u स्क्वायर g 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये बन जाता है हमारा r max का फॉर्मूला। और मैं आपको फिर बताऊं, इंक्लाइंड प्लेन नीट वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर नीट स्टूडेंट्स ओनली टाइम पीरियड h एंड r max इज रिक्वायर्ड। समझ आया? इसका मतलब ये है कि नीट में ये कभी नहीं पूछा जाता, याद रहेगा? तो नीट वालों को सॉल्विंग में इजी रहेगा, उनको आर कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सॉल्विंग कभी नहीं पूछा जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करो। क्यों? क्योंकि मैं टेस्ट में दे सकता हूँ। यूजुअली मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि ये लेंथी हो जाने वाला है। नीट वाले स्टूडेंट्स को ये 3 चीजें याद रखनी है, आर, टी, एच और आर मैक्स ही पूछा जाता है। सबको याद रखना है आर मैक्स। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी, ये था हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। अभी किसी को कोई डाउट इसमें प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन में? नो। ओके, गुड। चले, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंक्लाइंड प्लेन में अभी हमने बॉटम से टॉप की तरफ थ्रो किया है। एक दूसरा सिनेरियो क्या रहेगा? टॉप से वापस बॉटम की तरफ थ्रो करना। ठीक है, सो बेसिकली वो प्रोजेक्शन अप द प्लेन था और ये डाउन द प्लेन। या स्वप्निल, एनी डाउट? तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन अप ऑन अ प्लेन, और ये प्रोजेक्शन डाउन ऑन अ प्लेन। देख लेते हैं। ठीक है, तो चीज़ें लगभग वही रहने वाली हैं, कुछ उतना चेंज नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं। अभी प्लेन पहले हमने देखे, सो डाउन द प्लेन मतलब क्या होगा? इसको हमने क्या एज्यूम किया था? अल्फा, और ये हमारा प्लेन है। अभी हम इसको ऐसे थ्रो कर रहे थे, अब हम इसे यहाँ से थ्रो करेंगे। डन। तो सिचुएशन आएगी कि ये प्लेन में कहाँ पे गिरने वाला है। तो इसे हमने जब थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टल से हम एक रेफरेंस बनाएंगे और फिर थ्रो चेक करेंगे। सो लेट्स से इसको किसी u स्पीड से थ्रो किया और किस एंगल पर? थीटा एंगल पर थ्रो किया। अच्छा, तो यार ये बताओ, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा।
अल्फा। तो अगर आप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करेंगे, कैसे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये सॉल्व करना है मतलब बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा ये वाला सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स प्रोजेक्टाइल आ रहा है। रिवर्स हम में सॉल्व करने का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कोई पर्पज नहीं है। ठीक, तो इसको हमेशा हमें कैसे ही करना है, विद रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन। सो विद रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन, ओके। सो विद रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन देखे तो वही वाली बात हो जाएगी जो अभी पहले बताया, क्या कि जी वगैरह सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी। ये इंक्लाइन प्लेन हुआ और बस यहां से हमने उसे कुछ इस टाइप का प्रोजेक्टाइल बना दिया। डन। ये एंगल हमने यू से थ्रू किया। सो विद रेस्पेक्ट टू प्लेन बताओ ये एंगल कितना बन जाएगा अब? थीटा प्लस अल्फा, समझ थीटा आया? प्लस अल्फा। Theta plus alpha. ओके गुड। तो ये अभी सबको क्लियर समझ आ गया होगा कि विद रेस्पेक्ट टू प्लेन अगर देखने वाले हैं तो बनेगा थीटा प्लस अल्फा। और एक चीज तो वही रहेगी, क्या ये वाला क्या आएगा, जी कॉस अल्फा, Awesome. और इस तरफ क्या आएगा, जी Sin साइन alpha. अल्फा। तो इसका मतलब अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल में ये चीजें ड्रॉ करूं तो देखना क्या दिखेगा, नीचे की तरफ रहेगा क्या, जी कॉस अल्फा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा, बट ये अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट करने वाला एक नया आ जाएगा, क्या, जी साइन अल्फा। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो बढ़ेगी ना, किसके वजह से, जी Sin alpha. साइन अल्फा की वजह से। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वही रहने वाली हैं, बाकी उनमें कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आया ही नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूले चेंज हो जाने वाले हैं, थीटा चेंज हो जाने वाला है इसलिए। डन। तो मैं डायरेक्ट ही सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ फिर। यू थीटा प्लस अल्फा पर प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे अगर मैं यू एक्स की बात करूँ, तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, एंड यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा प्लस अल्फा। डन। अच्छा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला 2u, कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, साइन साइन वाला Sine. वर्टिकल। सो 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन, नीचे जी की जगह क्या आ जाएगा, जी cos alpha. Cos कॉस alpha. अल्फा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ थीटा माइनस अल्फा की जगह यहाँ पर क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसमें वही बात, अगर रेंज निकालनी है तो क्या हो जाएगा, रेंज देख लेते हैं, रेंज का फॉर्मूला। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ पर प्लस। प्लस होगा। सो प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो मैं वैल्यूज रख के बता देता हूँ आपको। अगर ये हमारा यू एक्स है तो वो हो जाएगा यू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू टी की वैल्यू रख देनी है ये वाली, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू देखें तो हो जाएगी जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये पूरा रख के मैंने बताया कि हम डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं, या इन सबको रख के जो सॉल्व करके आने वाला है वो देख लेते हैं। वो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, वहां पे क्या था, 2 थीटा माइनस अल्फा था, माइनस साइन अल्फा था, यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चाहिए तो याद कर सकते हैं, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला बन जाता है।
फिर देखें फॉर मैक्सिमम रेंज क्या सिचुएशन होगी बताएं, क्या लगता है क्या थीटा होना चाहिए? 45 minus alpha upon या वेरी गुड। फॉर मैक्सिमम रेंज जो थीटा होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल है। थीटा जो हमारा होना चाहिए वो इस बार 45 माइनस अल्फा बाई 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम रेंज की बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा इस बार? आर मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? u square by g 1 minus sin alpha. गुड। सो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। वहां पर क्या आया था प्रीवियस वाले केस में? वहां पर 1 प्लस plus आया sin था। alpha. तो 1 plus हाँ 1 प्लस साइन अल्फा आया था। तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये अप और डाउन का आर मैक्स याद रहना चाहिए। आर मैक्स फॉर अप एंड आर मैक्स फॉर डाउन। किस केस में ज्यादा है बताओ? मैक्सिमम रेंज इस इस केस में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी सपोर्ट कर रहा था इस केस में। सो डाउन में सेम एफर्ट में ज्यादा दूर थ्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अप, और वो क्लियर भी है, बहुत ही स्ट्रेट क्लियर भी है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मैंने बताया कि इस लेक्चर में हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। वो रिलेटेड थे किससे? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, फिर एक और चीज है। सपोज एक कर्व है ये। अब आप ये बताओ कि ये कर्व किसी ना किसी सर्किल का पार्ट होगा ना? कोई सा भी कर्व है, कैसा भी कर्व है, आप हमेशा उस कर्व को किसी न किसी सर्किल का पार्ट मान सकते हैं। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं, ये कर्व यहां पर फ्लैट है ऐसा, और यहाँ पे बहुत ही शार्प हो रहा है, तो यहाँ पे ये किस सर्किल का पार्ट है? एक छोटे से सर्किल का पार्ट है। समझ आया क्या आपको? तो इसका मतलब ये है कि each section of curve is a part of circle, so any small section of curve is a part of circle, and radius of this circle and radius of this circle is called radius of curvature. Radius of curvature of that curve at that point. क्लियर? समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या होगी? R1, और यहाँ पर क्या होगी? R2। सो लेट्स से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर हम नेम दे रहे हैं R1, और एट B कितना होगा? इट इज नेम्ड एज R2। अभी पॉइंट ये कि ये फाइंड कैसे करेंगे, आपको थॉट यही समझना है ना कि फाइंड कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो क्या हम इस चैप्टर में इसे पढ़ेंगे क्या? नहीं, हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कहीं आपको किसी बुक में किसका क्वेश्चन दिख जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो इसका मतलब आप समझ जाए कि इसे अभी नहीं पढ़ना है। इसे कब पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम सर्किल को अच्छे से फील कर लेंगे।
तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बहुत सारे बुक्स में प्रोजेक्टाइल में ही दे देता है, बट मैं इसे कहाँ पर पढ़ाता हूँ, सर्कल में। ठीक है, सो जस्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या है। सॉल्विंग हम नहीं सीखेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। सो विल डिस्कस इन सर्कल। Okay, so it will be discussed in circular motion. चले, तो यार यहाँ तक सबको समझ में आया ना यार, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन समझ आया। क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम सॉल्व करना। पक्का किसी को कोई डाउट कुछ अभी? एक बार मैं सारी चीजें पहले फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, कुछ डाउट रहता है तो आप बताएं तुरंत। या विक्रांत बताएं, एनी डाउट? सारे फॉर्मूले सारी चीजें अभी ही याद करें, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोग खुद समझ जाओगे कि कौन सा पार्ट यूज करना चाहिए, विच आइडिया शुड बी यूज्ड। बहुत ही क्लियर समझ आ जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही क्लियर समझ आएगा कि किस पैटर्न से करना चाहिए।
ओके, चले स्टार्ट करें। तो यार अभी क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ रहा है कि थीटा कितना है, बताओ जल्दी, थीटा कितना है? 75 75 75। क्या 75 75 डायरेक्टली आपको पता है? नहीं नहीं। तो Sir. इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, No. विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करना टफ हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आइडेंटिफाई करने में काम आएंगी। अल्फा कितना है? 30। सो इसका मतलब हमें किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहिए? विद रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन। सो सॉल्विंग विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। और विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या बन जाता है? थीटा माइनस अल्फा। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा? थीटा माइनस अल्फा। वो हो जाएगा 75 माइनस 30 कितना है? 45 डिग्री। तो सॉल्व करें जल्दी से बाकी डिटेल्स। टाइम पीरियड एंड रेंज फाइंड करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। हर्षदा, आर्या, आयुष, वेरी गुड। अब एक बार चेक करें, नॉट करेक्ट। ओके, देखें यार बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सारी चीजें एकदम क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो स्ट्रेट फॉर्मूला है यार, इतने वेरियस आंसर्स क्यों आ रहे हैं अभी भी? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था यार? 2 इंटू यू वाई डायरेक्शन अपॉन जी परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला है रियल में, 2u बाई जी, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पर u परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन जो होगी, या u परपेंडिकुलर ही लिख देते हैं। u परपेंडिकुलर देखें तो यहाँ पे आता है वो u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन g परपेंडिकुलर हो जाता है g कॉस अल्फा। तो ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला। इतने वेरियस आंसर्स क्यों आ रहे हैं सेम क्वेश्चन के? वैल्यू रखने में भी तुम लोग को डाउट है क्या? 2 इंटू यू कितना है? 20√2 इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा कितना है? साइन 45 डिग्री अपॉन जी कितना है? 10 इंटू कॉस अल्फा कितना है? कॉस 30 डिग्री। तो वैल्यू वाइज देखें अगर तो 10 और ये 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर क्या रिमेन आएगा? 4√2 इंटू साइन 45 कितना होगा? 1/√2 और cos 30 कितना होगा? √3/2। तो देखो क्या आएगा, ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/√3 2 ऊपर आएगा, 8/√3 आएगा। पता नहीं कितने डिफरेंट आंसर आ रहे थे सब लोग के, बहुत ही अलग अलग आंसर दे रहे थे। ऐसे क्या करते हो, 2 ऊपर जाएगा, आंसर आएगा 8/√3 सेकेंड। किसी को कोई डाउट इसकी सॉल्विंग में भी? टाइम पीरियड कितना आएगा? ये नेक्स्ट सॉल्व करना है रेंज के लिए। मैंने फिर से बताया हुआ, रेंज के लिए
आपको फास्ट सॉल्व करना है रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। सो बहुत अच्छी बात है यार, काफ़ी लोग का रेंज का भी आ गया है सॉल्विंग। मैंने बताया था कि रेंज को अगर हमें सॉल्व करना है तो इट्स बेटर आर विल बी यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये सबसे बेस्ट रहेगा। सो आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। डन। तो मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ सारी चीज़ें। यू एक्स हो जाएगा 20√2 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टी कितना है, कैपिटल टी 8/√3, सो इट इज 8/√3 माइनस हाफ इंटू ए एक्स हो जाएगा जी साइन अल्फा, अल्फा कितना है 30 डिग्री, सो जी साइन 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर। तो ये सिचुएशन हो गई हमारे आर की। तो आर की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, cos 45 1/√2, so it is 20 into √2 into cos 45 1/√2 into 8, so 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, 8 into 2 160 अपॉन 1/√3 माइनस हाफ इंटू जी इज 10 साइन थीटा इज 1/2 इंटू टी इज 8/√3 का स्क्वायर। तो बेसिकली सॉल्व होकर रेंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बट चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। √2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इससे आ जाएगा 5, अभी बाकी हमें सॉल्विंग कर देना है। सो ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाई √3 माइनस 8 का स्क्वायर कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 64 और 9, सो 64 से 32 आ जाएगा, 5 इंटू 32 ओवर 9। ठीक है। तो आप आंसर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि फिक्स आपका हमेशा सर आना ओवर चाहिए। 3 ये आएगा सर। या अभी इसको देखें तो मे बी क्वेश्चन में एग्जाम में आपको क्या कर सकता है, रूट में एलसीएम वगैरह लेके भी सॉल्व कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है। तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर इसका एलसीएम भी ले तो 3 एलसीएम आ सकता है। तो इन दैट सिनेरियो ये क्या बन जाएगा, 160 3 into 2 नहीं 3 हमने लिया हुआ है ना, सो इसका मतलब ये आ जाएगा 160 √3, √3 से 3 को डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग आएगा √3, तो √3 इसमें आ जाएगा ना, ठीक है, और माइनस 160। सो इसका मतलब ये है कि जो रेंज आएगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, रेंज विल बी 160/3 √3 माइनस 1। डन। तो इस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए था तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। अभी सबको समझ आया यार यूज कैसे करना है, इसको फाइंड कैसे करना है, टाइम लगता है बट यस करना सर पड़ेगा आपको यही। डन। ओके, ये हो गया आर। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें इस मेथड से काम ना बने, तो जिसमें हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला सॉल्व करना पड़ेगा। ये सबको समझ आ गया ना, टी निकालना सबको समझ आया, आर निकालना समझ आया सबको। ओके गुड, देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
चले तो यार देखो ये क्वेश्चन दिया मैंने, अब देखना इसमें थीटा कितना है 45 डिग्री, अल्फा कितना है 30 डिग्री। सो इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री। सो थीटा माइनस अल्फा 15 डिग्री आ गया। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसकी वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें विद रिस्पेक्ट टू प्लेन सॉल्व करना चाहिए क्या अब नहीं। सो विद रिस्पेक्ट टू प्लेन सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू प्लेन it's complicated or it's tough. Okay, हाँ तो हमें किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहिए फिर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो सॉल्विंग इट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। चले सॉल्व करें सब लोग। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दें, अगर हम आप लोग सॉल्व करें, मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ। सो एट व्हाट एंगल इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन, मतलब कि लेट्स से आपसे ये चीज भी पूछा है कि ये जब यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या एंगल होगा इसका, ये एंगल चाहिए। तो इसका मतलब एंगल हमेशा ऐसा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, प्लेन के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं कि कितना एंगल बनता है। तो आपको याद है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हम इसे अल्फा बोल दिया करते थे, बट लेट से इसे हम बोलेंगे अल्फा डैश। तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि किस एंगल पे वो वहां पे पहुंचने वाला है। तो विद रिस्पेक्ट टू द अगर ग्राउंड सॉल्व करना है तब कोई टेंशन ही नहीं है यार। मैं फिर से बना देता हूँ क्वेश्चन कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करना क्यों इजी है, क्योंकि बस ये हमारी नॉर्मल वाली प्रोजेक्टाइल ही है। फर्क सिर्फ ये कि इसे हमें रोक देना है इस साइड पर, यहाँ पर हमें रोक देना है। तो ये जो वैल्यू y है और ये जो वैल्यू x है, इसको रिलेट करता है कौन हमारा, ये अल्फा रिलेट कर देता है। बस सिर्फ इतना सा काम होता है, बाकी हमारा ओके है। तो ये जो है u से हमने थ्रो किया किस एंगल पे 45 डिग्री पे। तो बस हमें अल्फा के फॉर्मेट में वहां पर यूज कर लेना है। तो स्टेप क्या था, tan अल्फा यूज कर लेते हैं। tan अल्फा क्या हो जाता है y बाई एक्स, और ग्राउंड से अगर हम देखें तो y कैसे निकालते हैं, सिंपल u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कैसे निकालते हैं u cos थीटा इंटू टी। तो दोनों का t एक क्या हो जाता है, एक t कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाता है। तो tan अल्फा कितना है 30 डिग्री, वैल्यू कितनी आ जाएगी u साइन थीटा। तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं यार, 45 डिग्री है, बताओ कंपोनेंट कितने आएंगे, u x कितना आएगा, ये आएगा u cos थीटा। सो 20√2 इंटू कॉस थीटा कितना होगा 1/√2, कितना आएगा 20, और ये यू वाई हो जाएगा। यू वाई कितना होगा u साइन थीटा, और वो भी वही होने वाला है क्या 20√2 इंटू 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू साइन 45 की, तो क्या आएगी
20। समझ आया क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा कितना है, 45 डिग्री है। इसका मतलब y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 1/2 इंटू जी कितना है 10 इंटू टी, एक टी कैंसिल आउट हो गया है, अपॉन यू कॉस थीटा कितना आया 20। सॉल्विंग है, अभी 10/30 कितना होता है 1/√3, सो 10/30 होगा 1/√3। सॉल्विंग कर लेते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू ये हो गया 20 माइनस 5t/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20√3 माइनस 5√3 इंटू टी। तो देखो अभी t इजिली आ जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ गया 20, कॉमन लेंगे ये आएगा √3 माइनस 1, क्लियर। और इधर पे क्या है, इधर पे कॉमन लेंगे 5√3, सो डिवाइड पे आएगा, और टाइम पीरियड का देखो फॉर्मूला आ जाएगा कितना 20√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5√3, सो 5 and 20 विल कैंसिल आउट 4, और √3 यहाँ पर रहेगा ही। तो समझ आया टाइम कितना आ गया, काफी लोगों ने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया और बहुत ही अच्छे। कितना आ गया ये 4√3 माइनस 1 अपॉन √3। अगर यहाँ पे कुछ 12 वगैरह होता तो हम पक्का √3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे रेशनलाइज करा देते और ये और आगे सॉल्व होता, बट हमें पता है कि 4 का डिवाइड नहीं जाने वाला है, तो यहीं पे ही हम रोक देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? शिव प्रसाद, अभय, हर्षदा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स। बताएं किसी को टाइम निकालने में कोई डाउट हुआ? अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, रेंज, रेंज कैसे निकाल देंगे यार? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई Square plus y. यस, सो रेंज इज नथिंग बट इंक्लाइन प्लेन में रेंज पूछा है, सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा √(x² प्लस y²। तो ऐसे करते हैं, साइड पे यहाँ पे x और y निकाल लेते हैं। x कितना हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, सो x इज इक्वल टू हो गया u cos थीटा कितना है 20, और t बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया यार, t जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से आ गया, तो मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड t नहीं आएगा, अभी हमारा सॉल्विंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, तो अभी इसे यहीं पे लीव करते हैं, x और y सॉल्व करके रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड एट व्हाट एंगल इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन। बताओ कैसे निकालेंगे ये अल्फा डैश, याद है? हिटिंग एंगल कैसे निकालते हैं यहाँ पर, बताओ, याद दिलाओ, tan अल्फा डैश। Tan alpha dash is equal to v. एंगल वहाँ किससे की निकालते हैं, speed वेलोसिटी से निकालते हैं, vy बाई vx. vx। तो इसका मतलब आपको इतने टाइम बाद vx और vy निकालना पड़ेगा, और फिर हम ये चीज निकाल पाएंगे। तो ऑफ कोर्स tan अल्फा डैश भी फिर से काफी कॉम्प्लिकेटेड आ जाने वाला है, क्योंकि t कॉम्प्लिकेटेड आ गया, मतलब सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड आएंगी, तो मैं यहीं पे ही सॉल्व कर देता हूँ। एंगल ऑफ लैंडिंग tan अल्फा डैश अगर चाहिए वो होगा vx vy बाई vx, और vx और vy में फिर से टाइम यूज होने वाला है, इसलिए अभी हम यहाँ पर इसे लीव कर रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आया सबको? चलिए एक स्टेप कर देते हैं, tan अल्फा डैश क्या हो जाएगा, vx अगर देखें तो ये हो जाता है u sin थीटा माइनस जी टी, याद होगा आपको, और ये हो जाता है u cos थीटा। तो u sin थीटा u cos थीटा तो आपको पता है, सिर्फ ये t थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको प्रॉपरली सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। डन। तो बताया इंक्लाइन प्लेन में दोनों बातें समझ आई सबको?
दोनों बातें सबको क्लियर समझ आ गई ना? ओके, चले तो एक क्वेश्चन डाउनवर्ड का भी कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करें। सो इस बार डाउन द प्लेन का है, वैल्यूज देख के आप समझ गए कि बेस्ट रहेगा आप किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करें। किसी भी पॉइंट में देख सकते हैं या ओके। सो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 37 डिग्री, अल्फा कितना है 45 डिग्री, बट थीटा प्लस अल्फा कैसा है कॉम्प्लिकेटेड है। 45 प्लस 37 ये क्या बन जाएगा एक कॉम्प्लिकेटेड एंगल है, तो विद रेस्पेक्ट टू प्लेन सॉल्व करेंगे क्या? नहीं। सो सॉल्विंग इट with respect to ground. ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसे सॉल्व करेंगे। सो सिंपल सिचुएशन है, बेसिकली ये इनडायरेक्टली एक हाइट से थ्रो करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं इसे रीड्रॉ करके आपको समझाने का ट्राई करूँ कि ये एग्जैक्टली दिखेगा क्या आपको, आपको सिर्फ ये दिखने वाला है कि किसी एक हाइट से आप ये फील करो कि किसी एक हाइट से आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया है। समझ आया? ये आपने जो है थीटा से इसे थ्रो कर दिया है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टाइम। ओके, और टाइम निकालना कैसे है? बहुत ही इजी है। किससे निकालेंगे? सिर्फ u साइन थीटा से ही निकाल लाएंगे टाइम, और रेंज के लिए हमें फिर u cos थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज तो है कि टाइम तो निकल आएगा, बट आप कौन सा टाइम निकाल देने वाले हो? अगर आपने अगर ये लगा दिया, क्या टाइम का फॉर्मूला अगर आपने ये लगा दिया कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये सही होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर?
क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा आपके लिए। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये इस इंक्लाइन प्लेन में कहाँ पर गिरेगा। पॉइंट समझ आया? और उसको फिर रिलेट करना है एंगल वाइज। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रीट करना है कि ये जो है आकर यहाँ पर कहीं पर जाने वाला है। समझ आया? तो हमें इंक्लाइन का अल्फा यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे यूज करते हैं, एक्स और वाई से। अगर यहाँ पर लैंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स, और ये क्या बन जाएगा वाई। समझ आया? तो इसका मतलब आपको कैसे निकालना है टाइम, हमेशा एक्स और वाई को यूज करके टाइम निकालना है। डन? तो बताओ एक्स कैसे लिख सकते हैं, एक्स कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। u cos थीटा कितना हो जाएगा, u कितना है 50, cos थीटा कितना है, थीटा कितना है 37 डिग्री, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5 4/5। सो ये आ जाएगा 40। और u sin थीटा कितना हो जाएगा 50 into 3/5 3/5। या सो u sin थीटा हो जाएगा 50 into 3/5, मतलब कितना 30। तो मैं लिखता हूँ यार x जो आएगा वो आएगा u cos थीटा इंटू टी, और u cos थीटा हमारा कितना है 40। तो मतलब x आ गया कितना 40 इंटू टी। y क्या आएगा, y आएगा u sin थीटा, किस तरफ जा रहा है पहले, वो नेगेटिव जा रहा है क्या ऊपर है। पॉजिटिव जा रहा है। u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद है ना इक्वेशन ये थ्रो करने वाला अबव द हाइट। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u sin थीटा इज 30 t माइनस हाफ जी मतलब 5t स्क्वायर। डन? सो हमें पता चल गया कि t टाइम बाद x और y कुछ आ जाएंगे। मुझे पता है कि ये x और y कहाँ पर होने चाहिए, इन द प्लेन होने चाहिए। these x and y lie on same plane, same incline। तो इसका मतलब अगर हम इनका एंगल देखें तो tan अल्फा कितना हो जाएगा y/x। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अल्फा इस बार कितना है 45 डिग्री, y कितना है 30t माइनस 5t स्क्वायर। याद है एक t कैंसिल आउट होने वाला है, एक t क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अभी साइन tan 45 क्या है 1, यह आ जाएगा 30 माइनस 5t अपॉन 40। तो ये इस तरफ जाएगा 40 विल बी 30 माइनस 5t। अभी 5t इस तरफ आएगा 40 इस तरफ आएगा, t क्या आ जाएगा 5t विल बी 30 माइनस 40, मतलब -10 बचेगा, और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -10/5, और इसका मतलब -2। मतलब ये गलत है। समझ आया? तो आप बताओ गलती कहाँ पर हो गई आप लोगों से? वहां पर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस हाफ जी टी स्क्वायर नहीं, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ऑलवेज नेगेटिव रखेंगे। एक्स में ग्रेविटी ऐड में नहीं, tan अल्फा में गलती हुई है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, आपको समझे किस में गड़बड़ हुआ है, tan अल्फा में गड़बड़ हुआ है। आपको पता है कि y किस तरफ है, नीचे की तरफ है, y नीचे की डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ पर लैंडिंग पॉइंट पे देखूंगा तो रियल में ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल हम देख रहे हैं अल्फा, वो नेगेटिव आने वाला है ना। ये y कैसा है नेगेटिव है। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये कैसा है नेगेटिव है। तो इसका मतलब आंसर तो हम कैसा रख रहे हैं, हमें तो ये पॉजिटिव चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस में आ रही है, y में आ रही है कि हम y की वैल्यू विदाउट साइन यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, y की वैल्यू में एक माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि डाउनवर्ड डिस्टेंस है ये।
तो यहाँ पर एक माइनस मिसिंग था हमारा, इसलिए हमारा सारी चीजें नेगेटिव में आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है सिनेरियो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम माइनस, अगर माइनस इसमें यूज करें, सो दिस विल बिकम 5t माइनस 30। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस 30, सो इट इज 70/5। देन आंसर क्या आ जाएगा, 14 सेकेंड। और आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसे ऊपर थ्रो कर रहे हैं, किससे, u sin थीटा कितना है 30। तो इसका मतलब अभी ये आप ऐसे फील करो कि एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो कर रहे हो। देखिएगा, एक प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे थ्रो किया जिसकी वर्टिकल स्पीड कितनी है, 30 है। सो मतलब ऊपर जाने में 30 मतलब 3 सेकंड टाइम लेगा ऊपर जाने में, और 3 सेकंड नीचे आने में, 6 सेकंड तो वो यहीं पे कंज्यूम कर देगा। ये बात समझ आई। अगर इसकी वर्टिकल स्पीड 30 है तो ये यहां तक पहुंचने में ही कितना टाइम कंज्यूम कर देगा, ऑलरेडी 6 सेकंड। और बाकी हम इंक्लाइन प्लेन पे देखेंगे कि वो इंक्लाइन प्लेन पे कहां पर आएगा। डन। सो टोटल टाइम हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। बताएं किसी को कोई डाउट। अच्छा, अब बात आती है रेंज निकालने की। तो रेंज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, रेंज में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो रेंज कैसे आ जाएगी बताओ, रेंज होगी x और y का स्क्वायर। तो रेंज हो जाएगी r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अच्छी बात यह है कि अभी x और y इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो t है वो सिंपल आ गया है। सो x इज इक्वल टू कितना था, 40t, या सो ये कितना आ जाएगा 14 to 14, और y कितना होगा 30t माइनस 5t स्क्वायर। डन। तो इसे भी सॉल्व कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी ओके। और यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, वो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। समझ आया सबको? यस सर। ओके। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था कि लेक्चर 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं किसी सेम स्पीड से, सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से अपवर्ड थ्रो कर रहा हूँ प्लेन में, और डाउनवर्ड थ्रो कर रहा हूँ, तो उसका मैक्सिमम रेंज का रेशियो क्या होगा, आर मैक्स का रेशियो फॉर अप मोशन एंड फॉर डाउन मोशन। तो क्या एंगल ऑफ थ्रो पे डिपेंड करेगा क्या? बताओ, हाँ, क्या? क्वेश्चन फिर से बताओ। ओके, ठीक है, क्वेश्चन सुने। ओके, सो लेट्स से ये क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आ गया कि सेम स्पीड है, स्पीड क्या है, सेम है, मतलब कि लेट्स से क्या एज्यूम कर लो, u है दोनों की स्पीड, और
हमें पता है कि एक अप द प्लेन है और एक डाउन द प्लेन है, मतलब आर मैक्स एक अप द प्लेन है और एक आर मैक्स डाउन द प्लेन है। डन। तो अप द प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है? थॉट समझ में आया सबको? हाँ। और डाउन द प्लेन क्या फॉर्मूला है? 1 minus sin alpha. या तो इसका मतलब अगर सिंपल देखो तो ये रेशियो यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट होने वाला है क्योंकि दोनों सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा ओवर 1 प्लस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कितना है 30 डिग्री। सो 1 माइनस साइन 30 डिग्री ओवर 1 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो रेशियो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। सो 1 माइनस हाफ कितना बचेगा हाफ, एंड 1 प्लस हाफ विल बी 3/2। सो रेशियो क्या आ जाने वाला है 1:3। समझ आया कि इस टाइप पे क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं? डन। ओके, तो प्रैक्टिस शीट में कुछ क्वेश्चन हैं इंक्लाइन प्लेन के, आप वो वाले क्वेश्चन एक बार कर लेंगे और डीसी पांडे में से क्वेश्चन कर लेंगे। सो नियरली 5-6 प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी जो इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड होंगी। सो पूरी प्रैक्टिस शीट में मैक्स आपको 5-6 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। ओके, तो थोड़ी सी चीजें याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लेक्चर 4 तक हो गया, एक लेक्चर बचा हुआ है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। क्या? रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल की है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। पता है रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल का पर्पस क्या है? एक साथ दो ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, इसे थ्रो कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से किसी को थ्रो किया वो ऐसे गया, कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी सिचुएशन। समझ आया? रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस शीट करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। ओके, डन। तो आज का लेक्चर है, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, विदाउट रिवाइज किए आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते, तो एक बार लेक्चर जरूर रिव्यू कर लें। ओके एवरीवन, देन बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. बाय 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 बाय। Have a nice